हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यास्थ डोरियों की ऊर्ध्वाधर गति। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा स्थिर है। हमारे पास मान लो एक प्रत्यास्थ डोरी है, उसका एक सिरा स्थिर है बिंदु O पर। फिर इसके दूसरे सिरे पर, इसके दूसरे स्थिर सिरे पर एक ऐसा कण बंधा हुआ है जिसका भार डोरी को उसकी स्वाभाविक लंबाई a की दुगनी तक बढ़ा देता है। अब इसका जो दूसरा सिरा है जिसका नाम A है, कैपिटल A पर एक ऐसा भार बंधा हुआ है जो जिस वजह से, उस भार की वजह से ये डोरी स्मॉल a लंबाई से बढ़कर कितनी हो जाती है, इतनी लंबाई की हो जाती है कि इसकी जो पहले वाली लंबाई a थी उसकी दुगनी हो जाएगी। तो पहले वाली लंबाई a थी तो डबल हो जाएगी 2a। ठीक है, o से लेकर a तक तो डोरी थी, डोरी के नीचे a बिंदु पर m द्रव्यमान बांधा अपन ने, जिससे इसका जो m द्रव्यमान की वजह से वो m द्रव्यमान तो यहाँ पर आ गया और डोरी की लेंथ कितनी हो गई 2a। तो अगर 2a लंबाई हो गई टोटल और जिसमें a तो वास्तविक लंबाई थी, तो इसका विस्तार कितना हुआ, 2a में से a को माइनस कर दो तो आपके पास विस्तार आ जाएगा a। ठीक है, तो डोरी भी a थी और उसका विस्तार भी a है। फिर उसके आगे देखिए, डोरी नीचे की ओर अपनी लंबाई से 4 गुनी खींचकर छोड़ दी जाती है। अब आपको करना क्या है, ये जो B पॉइंट है इसको खींचकर C पॉइंट तक लाना है और ऐसा करने से जो डोरी थी वो अपनी लंबाई की 4 गुनी तक खींच जाएगी। देखो ये लंबाई A थी, तो जब M द्रव्यमान बंधा तो 2a हो गई। ठीक है, और जब C तक अपन ने उसे खींचा तो टोटल लंबाई A लंबाई से 4 गुनी हो गई, यानी अब ये टोटल लंबाई कितनी है, 4a है। ठीक है, जिसके अंदर ये वाली लंबाई a थी, ये भी a थी और ये कितनी हो गई 2a। ठीक है, ये कितनी हो गई 2a। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि सिद्ध करे कि कण उसी बिंदु पर दोबारा निम्न समय पर लौटेगा। अब अपन यहाँ से कण को छोड़ देंगे, कण ऊपर तक गति करेगा जहाँ तक उसे जाना है, फिर वापस नीचे तक आएगा और बिंदु C तक पहुँच जाएगा। ऐसा करने में कण को कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड करना है और वो समय इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब देखिए सवाल स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन के अंदर देखिए, जब कण विराम अवस्था में था। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, विराम अवस्था। अब इसके अंदर तनाव क्या होगा वो देखो, इसमें जो भार mg है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि कण का जो द्रव्यमान m है उसकी वजह से जो भार है वो mg नीचे की तरफ लग रहा है। भार को लटकाने की वजह से डोरी में एक तनाव उत्पन्न हुआ है, तो वो तनाव टी नोट मान लेते हैं अपन। टी नोट किसके बराबर होता है वो देखो, हुक के नियम से हम जानते हैं टी नोट बराबर, पहले प्रत्यास्थता गुणांक लिख देते हैं, यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा मान लेते हैं डोरी का। ठीक है, और फिर डोरी में विस्तार, तो डोरी की जो लंबाई थी वो तो a थी और विस्तार क्या है वो भी a है। तो विस्तार में डोरी की वास्तविक लंबाई उसका डिवाइड कर दिया, ऐसा करने से a से a कट गया और टी नोट बराबर आ गया लेमडा। ठीक है, तो टी नोट बराबर हमारे पास क्या आया, लेमडा। ठीक है, अब एक बल देखो, टी नोट तो इस तरफ लग रहा है और mg इस तरफ लग रहा है, तो दोनों इक्वल, और कण किस में, विराम अवस्था में है, मतलब स्थिर अवस्था में है। कण जब स्थिर अवस्था में हो रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ जो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तभी उनका प्रभाव इस कण पे नहीं पड़ रहा और कण अपनी स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो कण स्थिर अवस्था में है, अतः टी नोट बराबर mg। ठीक है, या mg बराबर टी नोट। ये तो पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में तनाव कितना है, ये तो अपन लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, और ये हो गई सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई और ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या आता है,
अब यहाँ पे वापस अपन टी टी फाइंड करते हैं। देखो एक तो एम जी तो अभी भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, जो कि यहाँ पे पहुँच चुका है। एम जो द्रव्यमान था वो यहाँ पर है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो द्रव्यमान बल लग रहा है वो एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। और एक जो इसमें तनाव उत्पन्न हुआ है वो तनाव मेजर करते हैं क्या है उसमें। तनाव के लिए हुक का नियम लगाएंगे वापस, लैम्डा। इस बार विस्तार देखिए कितना है। अब देखिए, जब अपन इस कण को यहाँ से छोड़ देंगे तो एक कुछ समय बाद मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और उस पर आ जाता है ये, ठीक है। पॉइंट पी पर आ गया और ये जो दूरी है वो एक्स रह जाती है इसकी, ठीक है। बी से सी तक की टोटल दूरी 2a है, लेकिन कुछ समय बाद हमें देखो सी पर तो क्या है वो स्थिर अवस्था में है, ठीक है। सी में क्या है, सी पॉइंट पर तो वो स्थिर अवस्था में है और हमें इसकी गति की समीकरण लिखनी है, तो अब हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ते ही कुछ समय बाद ये पॉइंट पी पे आएगा, उस समय वो गति की अवस्था में होगा। और गति की अवस्था में पी बिंदु से जो दूरी है वो एक्स है, और सारी दूरियां कहाँ से नापी जानी है, बी पॉइंट से नापी जानी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पी पॉइंट पर अपन तनाव निकाल रहे हैं, क्योंकि सेकंड जो कंडीशन है वो गति की समीकरण लिखने के लिए ले रहे हैं अपन। तो अगर अपन सी पे अगर गति की समीकरण लिखना चाहेंगे तो वो तो सी पे तो बिंदु स्थिर है, तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के कुछ समय बाद वो बिंदु पी पे आ जाएगा और पी पर उसकी दूरी कितनी है, एक्स। अब हम गति की समीकरण लिख सकते हैं। तो पहले तो हम तनाव निकाल लेते हैं। तो तनाव बराबर टी बराबर लैम्डा, और फिर यहाँ पे अपन उसका विस्तार लिखते हैं। तो विस्तार देखिए कितना है। विस्तार डोरी की लंबाई ए थी, उसके बाद देखिए विस्तार कितना है, एक तो ए और एक एक्स, तो ए प्लस एक्स और बट्टे में डोरी की जो वास्तविक लंबाई है उसका डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये तनाव है, तो ये तनाव टी है और ये एम जी है, ठीक है। अब देखिए, डोरी का जो त्वरण है वो ऊपर की तरफ है, मतलब डोरी की जो गति की दिशा है वो ऊपर की तरफ है। तो जो एम एक्स डबल डॉट है, एम एक्स डबल डॉट है, और जो त्वरण है वो देखो x का मान यहाँ पे कम होता जाएगा, क्योंकि जब अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो x का मान यहाँ पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एम एक्स डबल डॉट को अपन को नेगेटिव लिखना चाहिए, ठीक है। फिर बराबर, एक बार मैं नेगेटिव नहीं लगा रहा, आप याद रखना इसको। फिर अपन देखो क्या कर रहे हैं, एम जी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एम जी क्या होगा, एम जी भी नेगेटिव होगा। लेकिन टी देखो इस गति को सपोर्ट कर रहा है, तो टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मैं पूरी समीकरण को नेगेटिव से गुणा कर दूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, एम जी वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और टी देखो टी पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये गति की समीकरण आ गई, और टी की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ पर। टी की वैल्यू ये भी अपन ने फाइंड करी है, ए प्लस एक्स अपॉन ए। अब ये जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू देखो अपन को यहाँ से मिल रही है। लेमडा बराबर क्या था, टी नोट, और टी नोट बराबर क्या था, एम जी। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, लेमडा बराबर टी नोट था और टी नोट बराबर एम जी था, तो लेमडा बराबर मैं लिख सकता हूँ एम जी, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो एक बार एम जी माइनस यहाँ पुट कर दूँ, तो एम जी ए प्लस एक्स अपॉन ए। तो अब देखो ए से ए कैंसिल, यहाँ वन आएगा, वन एम जी से मल्टीप्लाई होगा, एम जी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ये वन है वो तो इस एम जी से होकर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो एम जी इस वाले एक्स से गुणा होगा, तो एम जी एक्स से गुणा होगा, डिवाइड में ए है, और इधर क्या है, एम एक्स डबल डॉट, एम से एम कैंसिल, एक्स डबल डॉट बराबर जी अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो त्वरण की हमारे पास त्वरण आ गया, ठीक है। त्वरण, हमारे पास त्वरण की वैल्यू आ गई है। अब त्वरण में अपन क्या कर देते हैं, त्वरण की जगह अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन के लिए अपन इसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर वी डी वी अपॉन डी एक्स रख देते हैं। तो एक्स डबल डॉट की जगह अपन रख देंगे वी डी वी अपॉन डी एक्स, और जो इक्वल है, इक्वल में क्या है अपने पास, माइनस जी अपॉन ए एक्स, ठीक है। इसकी जगह वी डी वी अपॉन डी एक्स रख दिया और माइनस जी अपॉन ए एक्स। अब देखिए,
dx को अपन इधर भेजेंगे ताकि अपन इसका समाकलन कर सकें। तो v² बराबर -g/a x प्लस एक कांस्टेंट मान लेते हैं c1। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, जो हमने प्रारंभ में हमारी प्रारंभ की गति देखी क्या थी, एक सेकेंड, ये x है यहाँ पर, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। हाँ, अब c1 कैसे निकालेंगे, प्रारंभ में देखिए क्या था, गति जब प्रारंभ हो रही थी उस वक्त, यानी यहाँ से गति प्रारंभ हो रही थी उस समय x कितना था, यहाँ पर x कहाँ से नापा जा रहा है, b बिंदु से। तो b बिंदु से देखिए दूरी कितनी है, 2a दूरी है, तो x तो 2a था, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि जब उस समय अपन ने कण को पकड़ रखा था और फिर अपन ने उसे छोड़ा था, तो यानी वो विराम अवस्था से गति प्रारंभ करा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो जब x बराबर क्या था, 2a, और वेलोसिटी क्या थी, 0, तो ये रख दोगे तो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। जब भी कांस्टेंट ज्ञात करना होता है तो प्रारंभिक जो कंडीशन है या प्रारंभिक स्थिति है उसको रख दिया जाता है, मतलब गति प्रारंभ हुई है वहाँ से क्या कंडीशन थी उसको रख दिया जाता है, ठीक है। अब वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया, और x बराबर 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो 4a², ठीक है। 4 को तो 2 से कैंसिल कर दिया तो 2 रह जाएगा, और a² को a से कैंसिल कर दिया, a रह जाएगा, और साथ में z, और ये नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो यानी अपन को c1 बराबर मिल गया, ठीक है। c1 वापस यहाँ पुट कर दो, और यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा, g कॉमन आ रहा है, एक बार a भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। g कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है बट्टे में, और 2 को अपन इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, g इसमें अपन कॉमन ले चुके हैं, a अपन ने डिवाइड में से कॉमन लिया तो ये a² हो जाएगा, और यहाँ से g अपन कॉमन आ चुका है माइनस का x², ठीक है। ये किसका संबंध आ गया, वेलोसिटी और x में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब x रखते जाओ और वेलोसिटी निकालते जाओ, अगर जिस भी जगह का आपको वेलोसिटी चाहिए उस समय का, उस जगह का x रख दो। तो अब देखिए, पर एक काम अपन पहले ये कर लेते हैं, इसका पहले रूट कर लेते हैं, रूट करेंगे तो g/a और रूट 4a² माइनस x², ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाएगा, v को मैं लिख देता हूँ dx/dt, ठीक है। अब देखो ये किस में संबंध है, ये वेलोसिटी मतलब dx और dt में संबंध है, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा x क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो अपन यहाँ बीच में क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो x का पद है तो इसे इधर डिवाइड में भेज दो, dx/रूट 4a² माइनस x², और इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो। सही, अपन ने v² किया था तो इस पर भी रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे भी रूट लगा देते हैं अपन, ये इस तरफ आएगा, ठीक है, रूट में, और ये नेगेटिव इस तरफ आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो इधर तो dt का इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, इधर तो dt का इंटीग्रेशन कर देंगे, और इधर x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए क्या इसके अंदर, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, हमें ही पूछा था कि जो कण है, अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने एक्सेलरेशन लिखा है और उसकी वेलोसिटी लिखी है, और वो x और t में रिलेशन लिखा है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है। अब हमारे जो टॉपिक है उस पर आते हैं कि जब हम इसे यहाँ से छोड़ेंगे उस समय गति करना प्रारंभ करेगा, ठीक है। और कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये जो लेंथ है 2a वो अगर इस लेंथ से अधिक है, देखो 2a a से अधिक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो कण है वो पॉइंट a से भी ऊपर गति करेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए कि जब पॉइंट ए तक गति करेगा तब कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो जब यहाँ से गति प्रारंभ करता है उस समय टी क्या था, उस समय टी क्या था, 0 था, और जब ये पॉइंट ए तक आ जाता है तो उस समय मैं मान लेता हूँ टी क्या है, t1 है, ठीक है। और x क्या है यहाँ पर,
देखो पॉइंट बी से ना सब कुछ मेजर करना है। इस तरफ मेजर करोगे तो एक्स पॉजिटिव आएगा और इस तरफ एक्स मेजर करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो एक्स कितना है, इस तरफ मेजर करोगे तो नेगेटिव आएगा, और कितना है, ए है, क्योंकि ये जीरो है और जीरो से फिर इधर तक जो दूरी है वो ए है, तो एक्स बराबर माइनस ए है। तो अब इंटीग्रेशन में आप क्या कर दो, टी की वैल्यूज़ है ना, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, लिमिट है, वो 0 से t1 रख दो और x की लिमिट 2a से -a रख दो, तो आपको t1 की वैल्यू मिल जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक a तक पहुँचने का समय मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो t की वैल्यू तो 0 से t1 रख दूँ और x की वैल्यू 2a से -a रख दूँ, 2a से -a रख दूँ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा और फिर t की जगह अपन t1 माइनस जीरो तो t1 आ जाएगा। तो अब देखो आपके पास कोई जो भी समय आपको निकालना है, इंटीग्रेशन के टाइम ही रख दो। एक ऑप्शन और भी है आपके पास, आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, पहले लिमिट मत रखो, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, प्लस में कांस्टेंट c2 आएगा और फिर c2 को उसको प्रारंभिक कंडीशन क्या है, प्रारंभिक कंडीशन है x बराबर 2a पर t बराबर 0, तो वो रखकर पहले कांस्टेंट निकाल लो। फिर कांस्टेंट में c2 की वैल्यू रख दी, फिर आपके पास एक सूत्र हो जाएगा x और t का, फिर आप कोई भी समय रखो उसके अकॉर्डिंग आपको x मिलता रहेगा। तो ये भी एक तरीका है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो फिलहाल। लेकिन अभी अपन जो तरीका देख रहे हैं वो देखो t1, फिर यहाँ पर देखो माइनस, देखो ये तो कांस्टेंट है a/g, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब माइनस और रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स। लेकिन माइनस में ऐसा हो तो क्या होता है, कोस इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोस इनवर्स x/2, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब जो कंडीशन है, लिमिट है, वो पुट कर दो, इसके अंदर। तो ये हो जाएगी कोस इनवर्स a/a, यानी कोस इनवर्स 1/2, फिर -2a को पुट करेंगे तो कोस इनवर्स 1। कोस इनवर्स हाफ का मान कितना होता है, ये अपन यहाँ -a पुट करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। कोस इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू क्या होती है, 2π/3, और कोस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। कोस 0 का मान 1 होता है, तो कोस इनवर्स 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, t1 की वैल्यू आ गई। t1 की वैल्यू क्या है, t1 क्या है, c से a तक का समय, c से a तक का समय। अब इसके बाद देखो कण, अब जब कण a तक पहुंच जाएगा उसके बाद SHM जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो तो खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करना प्रारंभ करेगा। तो मैं ये निकाल लेता हूँ कण a पर वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला था अभी, तो कण a पर x कितना है, -a। तो ये देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो अगर मैं x बराबर -a रखूंगा तो उस समय की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी मेरे पास। x बराबर -a रखूंगा तो वेलोसिटी, जो a पॉइंट की वेलोसिटी है वो आ जाएगी। तो यहाँ x बराबर -a रख दो, यहाँ -a रखेंगे तो -a का स्क्वायर, तो a² हो जाएगा, तो 4a² -a² 3a², तो यहाँ आ जाएगा 3a², a से a कट गया और ये आ जाएगा 3ag, और v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पॉइंट a, ठीक है। तो इसका रूट कर देंगे तो 3ag रूट, तो ये पॉइंट a की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब पॉइंट ए के बाद जब वो गति करेगा तब वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा, और गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब गति होती है तब जो न्यूटन के जो साधारण वो गति के साधारण नियम होते हैं, 1 2 3 गति के 3 नियम होते हैं, वो अप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पॉइंट ए से ऊपर कण गुरुत्वाकर्षण में गति करेगा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा,
ठीक है। तो अब गति का जो पहला नियम है, वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस 80, ये होता है। तो अब देखिए, अब मुझे ये निकालना है कि वो लास्ट में कहीं जाके रुकेगा। सपोज कीजिए कण यहाँ पर जाके रुक जाता है, ठीक है, कण यहाँ पे जाके रुक जाता है। मान लो ये पॉइंट Q ले लेते हैं अपन, तो Q पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगी, कण आखिर में जाके रुक जाएगा। और ये जो गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति हुई है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, A पॉइंट से। तो A पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, आरंभिक वेग है, तो इसको मैं स्मॉल u से व्यक्त करूंगा। और स्मॉल a कितना आया अपने पास, 3 AG आया था, ठीक है। तो मेरे पास स्मॉल u तो √3 AG है, और स्मॉल v क्या है, 0। तो इसके बीच का जो समय है वो मिल जाएगा मुझे। तो देखिए, तो v की जगह तो मैं क्या रखूंगा, v तो 0 हो जाएगा, और u की जगह मैं क्या रखूंगा, 3 AG, ठीक है, 3 AG, और वो भी रूट में। और ऊपर की तरफ जब गति कर रहे हैं तो एक्सलेशन क्या लग रहा है, जो अपने जी, जब नीचे की तरफ गति होती है तो प्लस जी होता है, और ऊपर की तरफ गति होती है तो माइनस जी होता है। तो माइनस जी, और यहाँ पे टी, ये समय मान लीजिए T2 है, ठीक है, जो समय लगा वो T2 है। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, इसको पहले उधर भेज दो और फिर जी का डिवाइड कर दो, तो 3 AG, और फिर जी का डिवाइड कर दो। ये रूट वाला जी इस वाले जी को कट करके रूट वाला जी बना देगा, ठीक है, यानी T2/3a/g, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब ये T2 कौन सा है, T2 A से Q तक का समय, ठीक है। तो अब जो पॉइंट C था, C से Q तक का समय, यानी टोटल समय, T1 और T2 को जोड़ देंगे। T1 क्या था, C से A तक का, और Q क्या था, A से Q तक का, ठीक है। T1 क्या था, C से A तक का, और T2 क्या था, A से लेकर Q तक का। तो दोनों का जब जोड़ देंगे तो C से Q तक का समय आ जाएगा हमारे पास। तो T1 इक्वल टू क्या था हमारे पास, T1 अपन ने फाइंड किया था, ये रहा, √AG A/g 2π/3, √A/g और 2π/3, ठीक है, ये था, और प्लस √3a/g। A/g का रूट कॉमन आ रहा है, तो A/g रूट कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2π/3 प्लस यहाँ पे रह जाएगा √3, ठीक है। तो ये तो हुआ C से Q तक का समय, और क्वेश्चन में ये पूछा था कि टोटल समय फाइंड करना है कि वापस C पर आ जाए। तो एक समय तो जाने का और एक समय आने का, तो यानी इसका ही डबल कर दो, उतना ही समय वापस लगेगा उसे आने में। तो टोटल के लिए क्या करो, इसका डबल कर दो, है ना। तो इसका डबल करोगे तो देखो, तो आपको जो प्रूफ करने दिया था उसमें यहाँ पे 4 था, यानी कि 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो 2√3, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 4π/3, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करने दिया हुआ था, वो चीज़ है ये, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में देखते हैं।